विवेक सर, प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। जब आप रिसर्च कर रहे थे फिल्म के लिए, आपने कहा था कि बतौर फिल्म मेकर मुझ में एक बदलाव आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, अपना नाम आपने कहा विवेक अग्निहोत्री 2.0 वर्जन। तो क्या बदलाव है पहले विवेक अग्निहोत्री में और 2.0 वर्जन जो है, दोनों में क्या बड़ा बदलाव एक हुआ है? मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ट्विटर में जाइए और जिस डेट को मैंने इसका रिसर्च शुरू किया था उस डेट के पहले मुझे देखिए, उसके बाद देखिए। सारा ये क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, सुबह स्पिरिचुअलिटी की बात उसी के बाद सारी शुरू हुई है। पर एक जो बदलाव मेरे में, पल्लवी में, हमारे दोनों बच्चों में जो है, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया था, ट्रूथ कितना भी ज़्यादा कड़वा हो, कुछ हो, यही उम्र है 18-19 साल की जब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मेरा विश्वास कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे समझ में आ गया है वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा सुखी है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर, डाइवर्सिटी जहाँ पे है। आज भारत, सब कहते हैं 5000 साल से वी हैव सर्वाइव्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ। तो मेरा विश्वास डाइवर्सिटी पे बढ़ गया है। और मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई है कि हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जिस ह्यूमैनिटी की हम बात करते नहीं देखी। मैंने कभी नहीं देखा कि एक भी दिन ऐसा विश्व में कभी हुआ हो जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग को ख़त्म करने की कोशिश ना कर रहे हो। तो वो जिस ह्यूमैनिटी की एक आदर्श कल्पना है, मैंने वो नहीं देखी। लेकिन एक कश्मीर का रिसर्च करने के बाद मैंने ये ज़रूर देखा कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है, जब इनह्यूमैनिटी होती है, तब क्या होता है। आप, बड़ा सटल डिफरेंस है। मतलब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब बुराई सेट इन करती है तब क्या होता है। और वो इतना बड़ा विनाश है जो धीरे धीरे हम सब के चारों तरफ आता जा रहा है, पर हमें एहसास नहीं हो रहा। आपको भी नहीं पता किस तरह आपके आसपास कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे घर के अंदर नहीं घुसा है, और शायद घुस भी गया, हमें एहसास नहीं है। पर ये फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे। शिया समुदाय नाराज़ है क्योंकि उनको लगता है कि आपने आयतोल्ला खोमैनी का जो तस्वीर है वो आपने आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाई है। उनकी मांग है कहीं ना कहीं कि उस दृश्य को निकाला जाए। सर, आपका क्या कहना है कि आप निकालना चाहेंगे या वो ज़रूरी है दिखाना, या रखना चाहेंगे? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये लीगल नोटिसेस हैं, इनका कायदे से मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये लीगल मैटर्स हैं तो इसका लीगल जवाब ही जाएगा प्रोड्यूसर्स की तरफ से। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूँ। दुनिया के किसी भी फोरम, प्लेटफॉर्म, कोर्ट में मैं एक एक चीज़, एक नहीं बल्कि 100 विजुअल रेफरेंसेस, डायलॉग रेफरेंसेस, वीडियोस के साथ साबित कर सकता हूँ। इसलिए उंगलियाँ तो बहुत लोग उठाएंगे क्योंकि सबका जो दुकानें चल रही थी हिंदुस्तान में इतने सालों से, सबकी वो थोड़ा उन पे भी चैलेंज होता है, वो भी एक्सपोज होते हैं, तो उंगलियां उठेंगी। मुझे उससे कोई इतनी, जब फतवों जैसी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं तो फिर 10, 12, 15 लीगल केसेस तो लड़ ही सकते हैं। विवेक सर, क्या किसी पॉलिटिशियन ने फिल्म देखी है और देखी है तो उसका रिएक्शन क्या था? अभी तक सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिशियंस ने देखी है, डेमोक्रेट्स ने भी देखी है और रिपब्लिकन्स ने भी देखी है। इंडिया में मैंने जानबूझ के किसी पॉलिटिशियन को दिखाई नहीं और दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। और शायद एक मेरा मकसद यही था अमेरिका में पहले दिखाने के, क्योंकि इंडिया में दिखाता तो वो अननेसेसरली पॉलिटिकल लेवल पे फिल्म फंस जाती है। आई वॉन्टेड इट टू बी सीन एज अ फिल्म। खेर साहब बार बार कहते हैं कि भाई एक फिल्म पहले है, बाद में कुछ और है, तो इसको एक फिल्म के नज़रिए से पहले देखें। अभी तक किसी को नहीं दिखाई और शायद दिखाएंगे हम। मैं तो नहीं दिखाने वाला हूँ, खुद देख लें तो लोग देख लें। खैर साहब, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आपने भी कितना शेयर किया होगा विवेक जी के साथ कि ये जो चीज़ें हैं ये हकीकत में इस तरह से हुई थी, एज योर मॉम मस्ट हैव सेड एंड दे हैव एक्सपीरियंस दैट।
Before that, I want to say that just because the film is based on true events and research does not mean that it was easy to direct and write this film. उसके लिए you need to be a brilliant director and brilliant writer. So बहुत सारी फिल्में आप आजकल तो 80% फिल्मों में पहले आ जाता है सत्य पर आधारित फिल्म, उसके बाद बुरा आप बोलते हैं कि बकवास फिल्म. तो ज़रूरी नहीं कि सत्य पर आधारित जो फिल्म है वो बहुत कमाल की ही होगी वही. तो इसलिए जहाँ तक मेरी बात है कि इतना इन्होंने रिसर्च किया था दैट आई वाज मेस्मराइज्ड एंड वेरी इम्प्रेस्ड. और उसका नतीजा ये है कि आप ये जब न्यूयॉर्क में जो मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया, और न्यूयॉर्क में मुझसे इंटरव्यू करने ही आए थे बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी. मैं और भाषा आर द ओनली टू पीपल हु सॉर्ट ऑफ kept hugging each other after every shot because she plays my daughter-in-law and Darshan plays my grandson. But मेरा और भाषा का हम एक दूसरे का एक साइलेंट एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन जाता था कि ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर. और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसीयर ही बोलते हैं. हाँ, तो बिकॉज ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड. तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं. तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे. तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था. और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से. एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी. सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए. और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि he died after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं. मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी. अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है. हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है. हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं. So I think from that point of view, my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई. और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं. या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का. सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ़ जो है वो आत्मा तक गई है. कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशात गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की. अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है. अब वहाँ बाप वायस नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है.
So this film will not only revive those memories for millions of people, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे. And we are all guilty of not talking about it for 32 years. ऐसा या हाँ जी पन्नू साहब. आमतौर पे जब कोई आर्टिस्ट आउटडोर पे जाता है तो उसके बारे में हम पूछते हैं तो उनका जवाब अमूमन यही होता है कि इट वाज लाइक ए पिकनिक. यहाँ आपका आउटडोर का अनुभव कैसा रहा था? It was anything but a picnic. ये कोई छोटे बजट की फिल्म थी तो पिकनिक का एहसास नहीं हो रहा था. क्योंकि कुछ भी मंगा लो खाने में. एक बजट था, बहुत अच्छा था, मतलब खुश थे हम. अच्छा खाना मिलता था और रहने को भी इंतजाम अच्छे ही थे. बट एक जुनून जब होता है ना किसी चीज़ का, जैसे आप जब कभी अच्छी स्टोरी करते हैं या अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो उसका एक अपना एक फोकस होता है. तो वी न्यू दैट दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. इसमें कोई, क्योंकि इसमें किसी की भी कोई फॉल्सनेस नहीं हो सकती थी कि अब मैं एक्टिंग की एक्टिंग करता हूँ. बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ. इसमें दुख सिर्फ बोलने से या आंखें छोटी करने से या ग्लिसरीन डालने से नहीं हो सकता था. इसमें जब तक आप उस जज्बात को महसूस ना करो और अपनी आत्मा से एक्टिंग ना करो तब तक वो आप तक वो बात पहुंच ही नहीं सकती. वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग है सलीम साहब की, सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दी जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट. उसमें हम सबका एक ग्रुप बन गया था कि वी आर पोर्ट्रेइंग समथिंग विच इज़ ट्रू. अनलेस वी फील इट, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड. तो वो एक बॉन्डिंग थी. वो 15 दिन 20 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला. और हर शॉट के बाद मैं और विवेक रोते थे. हर शॉट के बाद विवेक आके मुझे गले लगाता था, बिकॉज जो इसने महसूस किया था वो इंटरव्यूज़ के दौरान, अब वो उसको पर्दे पर देखता हुआ नज़र आ रहा था. शायद पल्लवी के ही सीन्स में वो रोए नहीं. बाकी आई थिंक इवन व्हेन वी डिड अ सीन टुगेदर, ये गले लगा के बहुत फपक के रोए थे. मैं और भाषा तो हर शॉट में रोते थे. सो रोते मतलब थे कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, अब इसके बाद हम अपने 5 स्टार होटल में जाएंगे और ऑर्डर करेंगे कि एक गर्म पानी लेकर आओ और छोटा सा लेकर आओ या कुछ भी है. बट people who must have actually gone through that, how can you, they were completely devastated, finished. उस thought से ही घबराहट होती थी. तो this was an emotional journey which will stay with us for many years to come. विवेक जी, पहले तो जैसा कि फिल्म है वो समाज का आईना होती है. आपको क्या लगता है इस फिल्म के बाद, जैसे आप खुद पल्लवी जी और आप बोल रहे हैं कि जब आप रिसर्च करने गए और लोगों से उनके बारे में बात करना शुरू किया तो आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चला जो कि बहुत हृदय विदारक है. क्या ये जब फिल्म आएगी समाज में या लोगों में अवेयरनेस के बाद थोड़ा सा बदलाव होगा, खासकर कश्मीर के लोगों में जिन्होंने जिनकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए वहाँ पर. दूसरा, आपको डर नहीं लगा धमकियों से या किसी और चीज़ से जब आपको, और ऑब्वियसली मिली भी होंगी जहाँ तक मुझे पता है? नहीं, देखिए डर जो है, जब तक आदमी डरता है तभी तक लोग उसे डराते हैं. ये मेरे जीवन का अनुभव है. आपके जीवन का अनुभव कुछ और होगा, और मेरा ये अनुभव है कि जब तक आप समझिए अकेले जा रहे हैं गली और कई सारे आप देखेंगे द डॉग्स कम और वो आप पे भौंकते हैं, और जितना आप डरेंगे उतना वो आगे आके आपको डराते हैं. और हम सबसे बड़ी गलती जीवन में यही करते हैं कि हम डर के पीछे चले जाते हैं. और ख़ास तौर पे क्रिएटिव आर्ट्स में मैंने देखा है एक ऐसा कुछ बन गया हमारे यहाँ. हम लोगों ने, आई थिंक वी आर द ओनली सोसाइटी, मैंने तो कहीं और ऐसा देखा नहीं किसी और सिनेमा में, हमने डाकुओं को बहुत ग्लोरीफाई किया. अगर आपको याद हो 60-70 के दशक में हम लोग कुछ भी हो, डाकू की फिल्म में मतलब वो अच्छा आदमी होगा और बंदूक उसने उसे ऑपरेस किया था इसलिए उठाया था, क्योंकि उस वक्त इप्टा के लोग थे, एक थॉट प्रोसेस थी. लेकिन डाकू तो कभी अच्छा हुआ नहीं, कोई अच्छा डाकू का कोई एग्जाम्पल भी नहीं है इस दुनिया में. फिर हम लोगों ने स्मगलर्स को
ग्लोरीफाई करना शुरू किया, जस्टिफाई करना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, देखिए उन फिल्मों की स्पेस है, ये ना समझिए कि मैं उन फिल्मों के बारे में कमेंट करूं, लेकिन हमने ऐसा किया, हम लोगों ने उन्हें ग्लोरीफाई किया, जस्टिफाई किया, एक बड़े खूब तरीके से भी किया। फिर हमने नक्सल लोगों को जस्टिफाई करना शुरू किया। हमने कहा कि नक्सल आदमी इसलिए बनता है कि उस पर अत्याचार होता है, लेकिन हर रोज़ आप पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, हर रोज़ 2-3 किस्से मिलेंगे, उन्होंने स्कूल जला दिए, हॉस्पिटल जला दिए, सड़कें तोड़ दी, 6 महीने के बच्चे का हथौड़े से सर फोड़ दिया, ये रोज़ के किस्से, उसके बारे में कभी कोई फिल्म नहीं बनाता। तो और फिर हमने टेररिस्ट लोगों को, ऐसा नहीं है फिल्में नहीं बनी हैं कश्मीर के ऊपर या कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कितनी बनी है, कोई कमी, कितनी बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया उनमें, ऋतिक रोशन ने किया मिशन कश्मीर में, और बड़ी बड़ी फिल्में बनी है, छोटी भी नहीं बनी है। आप देखिए लव स्टोरीज बनी है, कश्मीर की कली में उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली प्रॉब्लम पे, कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत बनी है। और कम से कम 15-20 फिल्मों, मैंने रिसर्च किया, 15-20 फिल्में तो मैं जानता हूँ बाय नेम, जो आप नहीं जानते हो कि बहुत सारे, कुछ इंग्लिश में बन गई, कुछ छोटी मोटी बन गई, कुछ फेस्टिवल में चली गई, लेकिन ये जो 15-20 फिल्में जो मैंने देखी रिसर्च के दौरान, वो सारी फिल्में एक ही बात कहती थी कि आर्मी जो है लोगों का रेप करती है, उनको मारती है, इसलिए सारे ये लोग जो है बंदूक उठाते हैं और टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही थी। वर्ल्ड की कोई सिविलाइज कंट्री आज की तारीख में टॉलरेट नहीं कर सकती है कि आप टेररिज्म को फिल्मों में जस्टिफाई करें। एक फिल्म का नाम बता दीजिए आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे एक फिल्म का नाम बता दीजिए जहाँ पर टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया। और ये एक बड़ी समस्या थी, और इस समस्या के कारण देखिए फिल्में कितना बड़ा सॉफ्ट पावर है, या तो वो पॉजिटिवली यूज हो सकती है या नेगेटिवली यूज हो सकती है, या तो अपने देश की समस्याओं को दुनिया को समझाने के काम आ सकती हैं, या उन समस्याओं को और उलझा के देश को बदनाम करने के काम आ सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोरियन सिनेमा में टेररिस्ट लोग को जस्टिफाई करें, या अमेरिकन सिनेमा में उनको जस्टिफाई करें, या जर्मनी या इटली या टर्की, जो कंट्रीज खुद पीड़ित हैं इस चीज़ों से, जो पीड़ित हैं टेररिज्म से, क्या वो देश के लोग कभी टेररिज्म को जस्टिफाई कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। कोई भी इंसान कैसे कर सकता है? हमारे देश में किया गया, खुलेआम किया गया, उनको अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड भी मिले, और उनको सर आंखों पे भी चढ़ाया गया उन फिल्मों को। तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये जेन्युइन सवाल है, आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं सवाल कितना जेन्युइन है। वो ये है कि एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश, क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है उसी तरह से? क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है? और उसके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, 10-12 दिन पहले, वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई, और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हो, पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला NDTV का पेज, NDTV के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था। हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। इसलिए खुल के बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया, और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो NDTV ने चोरी से, चुपके से, बिना अपॉलॉजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो अभी हटाया क्यों? अगर हटाया मतलब वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे थे, isn't it? फिल्म इंडस्ट्री के भी जो टॉप एंटरटेनमेंट, जो अपने को एंटरटेनमेंट लीडर्स मानते हैं, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया और दुनिया का हर आदमी इस ट्रेलर के बारे में बात करने लगा, पाकिस्तानी लोग रोने लगे जब ट्रेलर देख देख के, तो उन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स का नाम लिखो तो SEO मतलब आपको ज़्यादा वेबसाइट में फुट ट्रैफिक मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स का यूज़ तो किया नाम कि द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर इज आउट, बट प्लीज रीड हाउ वी हैड रिव्यूड हिज लास्ट फिल्म द ताशकंद फाइल्स, और उसमें लिखा था ताशकंद फाइल्स वाज अ सेकंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड रेट पॉलिटिक्स। उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, 100 दिन चलती रही। आप किसी से भी सड़क पे बात कर लीजिए ताशकंद फाइल्स के बारे में, मैं ओपनली कहता हूँ, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे वो फिल्म कैसी। मुझे इससे भी आपत्ति नहीं कि सेकंड ग्रेड बोले, थर्ड ग्रेड बोले, लेकिन कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर में 3 साल पुराना रिव्यू। तो यह सवाल अपने कॉन्शियंस से पूछिए कि जब टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं फिल्मों में, और एक झूठ नैरेटिव जब हम क्रिएट करते हैं, तब तो खूब उसको ग्लोरीफाई और सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हमने सिनेमा की और समाज की ऐसी कोई फिल्म बना दी है। लेकिन एक फिल्म
आपको इसीलिए मैंने वो 20 मिनट का रिव्यू दिखाया, क्योंकि मेरी बात, हमारी बात आप ही के जरिए पहुंचेगी और कौन ले जाएगा। सिर्फ इसलिए दिखाया, आप देखिए उसके पीछे हमने क्या सच है, क्या मेहनत है, क्या ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म की। पर दुख की बात यह है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतना स्ट्रगल, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने देश में हमको, मुझको स्पेशली इस तरह से आउटकास्ट किया जाता है। ये देश के कॉन्शियंस की बात है। ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कब हो गए। हम दिल से तो ऐसे नहीं है, तो ये कैसे हो गया? हम किस सिस्टम में बंद गए कि हमको झूठ मूठ में आज उस टेररिज्म को, जिसने लाखों लोगों को मारा है, जिसमें 19 जर्नलिस्ट तो अभी मारे गए पिछले कुछ वर्षों में, जर्नलिस्ट लोग, पर हम चुप बैठे। चलिए, मैं एक चीज हमारी मिस हो गई इस फिल्म को बनाने में। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 2-3 चीजें मिस हो गई हैं, क्योंकि जनरली एक सिस्टम है कि डायरेक्टर और एक्टर्स को बैठाल देते हैं स्टेज में, पर 2-3 मिस हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस फिल्म पे जब किसी को भरोसा नहीं था, जिस वक्त किसी को नहीं था, कौन सब कह रहे थे कि ये फिल्म तो बनेगी नहीं, तो उसके पहले ही तुम्हें मार डालेंगे, ये फिल्म कैसे बन सकती है, इसको कोई रिलीज नहीं करेगा, अरे इस फिल्म पे क्यों पैसे लगाने। जब किसी को भरोसा नहीं था, तब एक व्यक्ति हैदराबाद से ही सेड, विवेक जी आपको जो बनाना है बनाओ, एंड ही इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर इन तेलुगु सिनेमा। ही सेड जो बनाना है बनाओ, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, ब्लाइंडली आई एम सपोर्टिंग योर फिल्म। अभिषेक अग्रवाल जी यहाँ पे हैं, आइए सर। और ये ऐसे कपड़े इसलिए पहने ने 40 दिन की मन्नत मांगी है, जमीन में सोते हैं, वरना बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं ये बहुत अच्छे। तो इसका भी एंगर डालेंगे, भगुए ने बनाया। तो और इस फिल्म की जो शूटिंग थी, इतने कम पैसे में इतना बड़ा ग्रैंडर क्रिएट करना इज इम्पॉसिबल। जो काम किया है बहुत ही यंग फ्रेश डीओपी ने, मैं उदय सिंह मोहिते, ब्रिलियंट वर्क किया जब आपने देखा हो, आउटस्टैंडिंग। और वो जो पूरी डल लेक फ्रीज हो गई थी, उसमें छोटे थोड़े से रास्ता बना के जाते हैं छोटे से शिकारा में, बहुत डेंजरस भी लगता है, सब होता है। और जब ये बैठे कैमरा लेके, तो तभी इनको वो शिकारे वाले ने बोला कि साहब आज सुबह ही कोई गिर के अंदर मर चुका है, और उसके बावजूद ये लगे रहे। तीसरी चीज इस फिल्म की, जो एक चीज थी, जब ये फिल्म बन गई, मैं ज़्यादा बहुत म्यूज़िक करना नहीं चाहता था इस फिल्म में। मुझे लगा म्यूज़िक करूँगा तो ये टिपिकल फिल्म जैसी डिस्टर्ब करेगी लोगों को। तो उस वक्त हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रोहित शर्मा, मैंने उनसे एक ही बात बोली, क्या ये संभव है कि साइलेंस को म्यूज़िक की तरह यूज़ कर सकें? तब रोहित शर्मा यहाँ पे हैं, बहुत ब्रिलियंट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक बुडापेस्ट में कैसे रिकॉर्ड किया, और आप सुन रहे होंगे जो म्यूज़िक उसमें सोलो चेलोज वगैरह सुन रहे हैं, वो सिर्फ म्यूज़िक सुन के ही आप दर्द से आपका दिल भर जाएगा। सो एंड काली जी इज़ हियर, ही इज़ विद अभिषेक अग्रवाल जी के एकदम लेफ्ट हैंड मैन है, और यही सूत्रधार भी हैं इस कहानी के। तो बाकी चिन्मय जी शूट कर रहे हैं। पल्लवी ने जब मुझसे बोला चिन्मय मंडलेकर को जो रोल कर रहा, आप समझ गए होंगे किसके ऊपर बेस्ड है, कहा कि इस रोल के लिए उसको ले लो। मैंने कहा पागल हो गई है, मराठी एक्सेंट में वो कश्मीरी बोलेगा। लेकिन आप जो फिल्म देखेंगे यू विल बी ब्लोन अवे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मिठुंदा यहाँ पे नहीं है। मिठुंदा जैसे जैसे एज होते जा रहे हैं, वाइन की तरह से बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं, एक बहुत ही प्रेशियस लेजेंडरी वाइन बनते जा रहे हैं। पर उनने जिस इस रोल के लिए 1-1.5 साल जितना चलता रहा कोविड, उसमें ताड़ी बढ़ा के रखी, और जिस तरह से वो चले, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस रोल उन्होंने किया, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और किसी को मिस मृणाल एंड प्रकाश बेलावड़े जी यहाँ पे नहीं है, वो बेंगलोर में रहते हैं, मृणाल शूटिंग कर रही हैं। ये हमारी टीम है। आई थिंक एवरीबडी। और ऑल्सो इस फिल्म में जितने भी क्राउड के सीन्स हैं, उसमें एक्चुअल कश्मीरी पंडित्स थे, जो देहरादून में सब जगह मतलब देहरादून में और मसूरी में और बहुत सारे लोगों में उन्होंने काम किया। आई थिंक। और एक और हाईलाइट मैं बता दूं, मैंने आज के ज़माने में ऐसा होता भी नहीं, लोग सुनना पता नहीं, वो ये कि कुछ कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो सेकेंडरी कास्टिंग होती है वो लोकली होती है, कि आप जब वहाँ जाते हैं तो करते हैं जो 4 डायलॉग वाले, 3 डायलॉग वाले, 2 डायलॉग वाले। इसमें कुछ ऐसा पता नहीं कैसे ईश्वर की लीला, ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जितने मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं
उसके लिए सारे हिंदुओं की कास्टिंग हो गई। ऐसा कोई डेलिब्रेट नहीं था, ये मत सोचिए हमने ऐसा सोच के किया। और जितने हिंदू कैरेक्टर्स थे उसमें मुस्लिमों की कास्टिंग हो गई। जो छोटा बच्चा कृष्णा है इस फिल्म के अंदर, एक्चुअली वो अस्मा एक छोटी लड़की है, हाँ आयशा, सॉरी आयशा है, वो मुस्लिम लड़की है। और जो हिंदू फैमिली भाषा के हस्बैंड वगैरह जो बने हैं सारे, वो सारे मुस्लिम लोग हैं। और इनके जो नेबर जो मुस्लिम बने हुए वो सारे हिंदू लोग थे। तो कुछ ऐसा माहौल फिल्म के अंदर बन गया कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई जब ऑपोजिट उससे आती है तो वो ज़्यादा रियल हो जाती है। दैट्स व्हाट वी डिड। सो दिस इज वेयर मैं तो सुन रहा था, बड़े सवाल पूछते हैं लोग आज। या कोमल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। हेलो आप जो कह रहे थे ना कि शुरू में आपने कहा कि आई डोंट नो विल गेट लेस स्क्रीन्स या कितने शोज मिलते हैं। आई एम हैप्पी यू शोड अस दीज 20 मिनट्स। अब इसके बाद जब लिखेंगे, एटलीस्ट दैट इज माई फीलिंग, आई डोंट थिंक आई विल बी रॉन्ग, आप लोगों को बहुत अच्छे शोज मिलेंगे। एक तो ताशकंद फाइल्स जो आपकी 10-10, 12-12 वीक्स चली। सेकेंडली आपके ट्रेलर की इतनी तारीफ हो रही है। एंड ये जो 20 मिनट दिखाए हैं, यू विल बी सरप्राइज योर सेल्फ। आपको जो शोज मिलेंगे, नो डाउट बैटमैन है, झुंड है, नहीं राधे श्याम है, एंड गंगूबाई काठियावाड़ी is doing well, but actually you will be surprised because these 20 minutes are absolutely fantastic. Your trailer But is they are not the part of the film. I know, of course. No, but it also gives an idea now what you have got. This is the raw material. So it gives an idea when people write about it. The exhibitors will get an idea कि जब raw material इतना अच्छा है आपके पास, this is the base of your script. So जब आपकी स्क्रिप्ट का बेस ही इतना अच्छा है तो कितनी अच्छी फिल्म बनाई होगी, इससे आइडिया आता है, हमको भी आता है। तो we will convey that to so rest assured. That is why I normally ask at least one question, but I am so shaken by everything that no questions are coming. अच्छा, इतनी सीरियस बात हो गई, मुझे डर लग रहा है कहीं आप लोग ये ना सोचें कि अरे कहीं ऐसा नहीं बड़ी फ्यूनरल जैसी फिल्म है, मनूस फिल्म है, बड़ा यानी तो किसी के मरने में जाते हैं। तो मैं आपको एक बात, सच्ची बात बताऊं, इट्स अ प्योर फिल्म। इतना तो मुझ पर भरोसा करिए कि मैं फिल्म को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग तो रखूंगा। आपको ये 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। 4-5 हजार लोगों ने देखा है, जो कि ना तो हमारे भक्त थे, ना हमारे से कुछ लेना देना था, जनरल पब्लिक ने देखा है। और एक यूनानिमस रिस्पांस सबका यही था कि जब हम आए थे सोच के, तो अमेरिका में तो इंटरवल भी नहीं होता है कि 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है कैसे देखें। लेकिन हम पूरे टाइम एज ऑफ द सीट पे देखते रहे। बाथरूम जाना था, नहीं गए। और आप एक झूठ तो नहीं बोल रहे थे, नहीं 2 घंटे 50, हमें तो 2 घंटे की लग रही है। आप एक बार चेक करिए। ये रिएक्शन जनरल था। अगर आपका भी ऐसा कहीं रिएक्शन हो, प्लीज मुझे फोन करिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सर। तो दिस इज अ वेरी एंगेजिंग फिल्म, लेट मी टेल यू। इट विल एंगेज यू विद ब्रिलियंट डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस, और एक फिल्म में एक इनहेरेंट विट चलता रहता है। वो आप देखेंगे, you cry for very different reason. When you see the film, you realize why you are crying. It's not about people getting killed. It's about something else. I leave it at that suspense. Thank you. Vivek ji. When the 20 minutes can be so much engaging.